गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए, आप लोग की जो तैयारी है कैसी चल रही है। आज जो है क्लास हमारा संख्या पद्धति का होने वाला है। आज से हम संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाले हैं। जितने सारे जो हमारे अंक गणित थे हम उसको कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या, एडवांस मैथ। क्या हो रहा है दोस्त, एडवांस एडवांस मैथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एडवांस मैथ हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आज से हम सबसे पहले संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके हम एलसीएम एचसीएफ के बाकी जो एडवांस मैथ के जो चैप्टर्स हैं सबको कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, जिसको हम बेसिक से समझेंगे। और एक एक चीज, संख्या पद्धति आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। ये अकेला संख्या पद्धति नंबर सिस्टम ये जान करके आप ये मत समझिए कि ये केवल एक चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे चीजें होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको जानना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर कहलाता है संख्या पद्धति। इसको पढ़ने में कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं मिनिमम। कितना भी शॉर्ट करेंगे आप, मिनिमम 10 से 12 दिन लगते ही है। बेसिक जानने में, बेसिक बेसिक चीजें और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आपको 10 से 12 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है कंटिन्यू हमारे साथ क्लास में डेली बने और पढ़ाई अपना करें। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नहीं किए हैं, और जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और जो चैनल में पहले से ही हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो हमारा अंक गणित हमने कंप्लीट किया है उसको आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे जो क्लासेस हुई हैं। ठीक है, चलिए तो आज से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सब लोगों ने क्लास को शेयर कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं, इस क्लास को आते से ही शेयर सारे के सारे लोग कर देते हैं। चलिए, अब जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको यदि चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा हमारे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, है ना। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसमें भी जुड़ जाइएगा, कुछ अपडेट्स आपको यहाँ से भी मिल जाया करेंगे। चलिए, तो हमारा क्लास क्या है दोस्तों, हमारा क्लास है नंबर सिस्टम। किस चीज़ का क्लास है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसकी क्लास हमारी आज होने वाली है। ठीक है, किसका? संख्या पद्धति का। चलिए, सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिनको हम एक एक करके डेली एक एक दो दो चैप्टर्स क्लियर करके, टॉपिक क्लियर करके हम क्लास को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा लंबा आपके साथ हम क्लास को नहीं चलाएंगे कि आपको बोरिंग लगने लगे, लेकिन इतना भी कम नहीं पढ़ाएंगे आपको कि आपका कहीं से भी क्वेश्चंस रह जाए। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक में पढ़ाऊंगा इसको। बस आप हमारे साथ डेली लास्ट तक क्लास में रहा करें और डेली क्लास में रहा करें। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम नंबर सिस्टम में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं देखने वाले क्या हैं। तो हम सबसे पहले आपका टॉपिक होगा क्या? सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देख लेंगे। ठीक है,
क्लासिफिकेशन के बाद हम जो है दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट देख लेंगे। क्या देख लेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसके बाद जो है, यूनिट डिजिट के बाद क्या देख लेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है। फिर इसके बाद क्या देख लेंगे, नंबर ऑफ जीरोस के बाद देख लेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी इसके बाद क्या देख लेंगे ठीक है। तो इसके बाद जो है अगला आपका आ जाएगा क्या, अगला आ जाएगा आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। ठीक है, इसको देखेंगे। इसके बाद जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये देख लेंगे। फिर इसके बाद आपको जो है क्या मिल जाएगा, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। जो आता है बार वाले आ जाते हैं क्वेश्चंस, वो देख लेंगे। फिर इसके बाद जो है फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस, फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस देख लेंगे। फ्रिक्शन वाले देख लेंगे, फ्रिक्शंस वाले देख लेंगे। ठीक है। फिर कौन सा रह जाता है एक रह जाएगा आपका, बता दूंगा आपको कौन सा रह जाता है। क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिट डिजिट, नंबर जीरोस, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, बार, फैक्टर्स वाले, फ्रिक्शंस वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आपका हो जाएगा, अच्छा एक ही रह गया ना आपका, कौन सा, डिविडेंड, डिविडेंड, डिवि डिविडेंड, डिविडेंड कोसेंट। ठीक है, डिविडेंड कोशेंट हो जाएगा। फिर लास्ट में हम देख लेंगे क्या, मिक्स वाले क्वेश्चन। तो इतने सारे आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर चैप्टर्स मिलेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से हमारे साथ क्लास में रहेंगे डेली, तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। संख्या पद्धति एकदम बेसिक से बढ़िया में हम पढ़ाएंगे आपको। एक एक चीज एकदम आपके डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। बस आप जो है लास्ट तक क्लास में रहा करें, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और डेली रहेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन और हो सकेगा तो क्या, यूनिट डिजिट, ये दोनों को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों को आज हम समझेंगे, पूरी तरह से क्लियर करेंगे। फिर अगले दिन से फिर इधर आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम का ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं दोस्तों? संख्या पद्धति। ठीक है। संख्या पद्धति, इसके जो है क्या देखेंगे अभी हम देखने वाले हैं वर्गीकरण। क्या देखने वाले हैं दोस्त इसके, तो इनके जो है हम वर्गीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इसको जो है हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। कितने भागों में दोस्त? तीन भागों में। कौन कौन से होते हैं, चलिए जल्दी जल्दी से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका वास्तविक संख्याएं। क्या आते हैं? वास्तविक, वास्तविक संख्याएं। फिर दूसरा क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं।
फिर तीसरा क्या होता है आपका मिश्रित संख्याएं। ये होता है, ठीक है, मिश्रित संख्याएं। चलिए, इसमें जो है आपको दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जो है हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये काल्पनिक और ये मिश्रित हमारे सिलेबस में नहीं होता है। हमारे सिलेबस में केवल क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड नंबर। तो हमारे सिलेबस में क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से इधर प्लस इन्फिनेटिव तक। कहाँ तक दोस्त? प्लस इन्फिनेटिव तक। और इधर कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनेटिव तक। कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनेटिव तक। ये क्या होते हैं? तो ये हैं आपके रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। इसको जो है, ये यहाँ पे जीरो होता है यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस इन्फिनेटिव है, और ये प्लस इन्फिनेटिव है। प्लस अनंत या माइनस अनंत तक क्या होते हैं? हमारे वास्तविक संख्याएं होते हैं। अब जो है ये इमेजिनरी नंबर क्या है सर? इसको क्या नहीं आता हमारे सिलेबस में? तो ध्यान से समझिएगा। इमेजिनरी नंबर ये होते हैं मेरे दोस्त, ये जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऐसे करके, ये इसको क्या बोलते हैं हम? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ये आयोटा जो होता है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। आयोटा कैसे? जैसे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, एक ये आयोटा हो गया, एक जैसे हो गया कि -1 का जो है आप रूट चढ़ा दो। तो ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है, ये वास्तविक संख्याएं नहीं है। तो ऐसे जो हैं हमारे सिलेबस में है नहीं। और मिश्रित संख्याएं क्या होते हैं दोस्तों? तो मिश्रित संख्याएं जैसे 5, 5 प्लस आयोटा, ये ये वाले, तो ऐसे वाले टाइप से हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है। ये जो है किस में आते हैं? तो आपके जो है मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके एसएससी तक में नहीं आते हैं। तो आप लोग जो है टेंशन नहीं लें, इनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है क्या पढ़ेंगे? जो हमारे सिलेबस में है वास्तविक संख्याएं। मैंने काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं आपको बता दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। क्या देख लेते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्त? रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होते हैं, इसको अब हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये कितने प्रकार से होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णांक। एक क्या होता है? पूर्णांक। और एक क्या होता है? दशमलव। एक होता है पूर्णांक और एक क्या होता है? दशमलव होता है। क्या होता है दोस्तों? दशमलव होता है। तो पूर्णांक भी, इसके कई भाग हैं, इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पूर्णांक में आपको जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा आपको जो है मिल जाएगा कौन सा? दूसरा मिल जाएगा शून्य।
शून्य, फिर तीसरा आपको कौन सा मिल जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये दशमलव जो है इसको मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। आपको मैंने बताया इसको पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपने जानता है कि ये जो है जीरो होता है, इधर जितने होते हैं प्लस अनंत तक ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और ये इधर प्लस क्या, माइनस नेगेटिव तक, मतलब इन्फिनिटी तक क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा क्या होता है इधर, -1, -2, -3, -4, ये जितने संख्याएं होती हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इधर जितने धन में होते हैं ना, ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जो कि ये है, ये शून्य होता है, ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांक इतने ही होते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अब हम क्या करेंगे, पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में हम समझते हैं। तो पूर्णांक में जो है दोस्त, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है पूर्णांक में सबसे पहले आपको देखना है, पूर्णांक में क्या होता है, एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। जिसको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, फिर क्या आता है तीसरा, तीसरा आपका आ जाएगा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, या इसी को बोलते हैं रूढ़ संख्याएं। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्याएं। फिर चौथा आपका लास्ट में आ जाएगा क्या, भाज्य संख्याएं। क्या आ जाएंगे दोस्त, भाज्य, भाज्य संख्याएं। ये भाज्य संख्याएं, या फिर इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं, यौगिक, यौगिक संख्या। ठीक है, तो इतने बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। इसको अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी बोलते हैं, और अब अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, और इसको भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब जो है आपको जानने की बात ये है कि प्राकृत संख्याएं सर कौन कौन सी होती हैं, बता दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम प्राकृत संख्याएं अब आपको बताएंगे। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे करके जो अनंत तक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो सर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं ये होती हैं कि हम जीरो को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्त, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं।
क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो को शामिल नहीं करते हैं। पहले एक से स्टार्ट होता है अनंत तक, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो भी शामिल होता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः करके जो अनंत तक जाते हैं वो पूर्ण संख्याएं होते हैं। क्या बताएं, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। फिर हम आपको अभाज्य और भाज्य संख्याएं फिर समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, सब लोग जो है क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे जितने लोग देख रहे हैं, और क्लास को शेयर भी करते चलेंगे। अब हम क्लास को बढ़िया मजे के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलिए सब लोग जो है क्लास को शेयर कर दें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना? चलिए, अब ध्यान दीजिए कि जो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, मैं इसका एक छोटा सा परिभाषा लिख देता हूँ कि जिनके जो है जिनके केवल दो फैक्टर हों। क्या हो? केवल दो फैक्टर हों, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हम अभाज्य संख्याओं को यहाँ पे उठा लेते हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर क्या आ जाएगा? 17, 17 के बाद कौन सा आ जाएगा? 19, ठीक है, 19। ऐसे करके अनंत तक जो होते हैं, ये क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अनंत तक क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और भाज्य संख्याएं क्या होते हैं? तो सर भाज्य संख्या देखिएगा कि 4, 4, 6, 4 के बाद 6 आ गया, 8, 9, 10, 12, 12 के बाद आपका आ जाएगा 14, 14 के बाद आ जाएगा आपका 16, 16 के बाद 18, फिर 20। ये सब क्या हो जाएंगे? अनंत तक। ये अनंत तक जो है आपके हो जाएंगे दोस्त, क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्याएं। सर हम पहचान कैसे करेंगे कि यह अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? मैंने बताया जिनके दो फैक्टर हों वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। सर कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए? मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, आप इसको ध्यान देंगे। वाइट नहीं लेते, दूसरा ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, जैसे हम दो को उठाते हैं, ये इसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो एक दो होगा और एक एक होगा। ये दो से कटेगा और एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। कितने फैक्टर हुए? दो। इसके कितने फैक्टर हुए? दो। तीन को लेंगे, पांच को लेंगे, सात को लेंगे, 11 को लेंगे। जैसे हम सात को ले लेते हैं, सात को कितने फैक्टर होते हैं? सात केवल सात से कटेगा, और किससे कटेगा? एक से कटेगा। एक से कटेगा और किससे कटेगा? सात से कटेगा। इसके कितने फैक्टर हो गए? दो फैक्टर हो गए। अब जैसे किसी भी संख्या को आप उठाएंगे, इनके केवल दो फैक्टर होंगे, सात और एक। मतलब जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे, खुद से कटे और एक से कटे, वो संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आया कि नहीं आया? बताएं। और भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं यौगिक संख्याएं। ये वे संख्याएं होती हैं जिनके, इसको ध्यान दीजिएगा, जिनके जिनके तीन या उससे अधिक फैक्टर हो। तीन या उससे अधिक, तीन या उससे अधिक अधिक फैक्टर, तीन या उससे अधिक फैक्टर हो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, तीन या उससे अधिक, तीन या तीन से अधिक कह सकते हैं, उससे नहीं लिखते यहाँ पे, तीन या तीन से।
तीन से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। जैसे आप इसको उठाएंगे ये वाली चार, चार किससे कटता है, चार कट जाएगा दो से, एक से तो कटेगा ही, एक से कटेगा, दो से कटेगा, और फिर खुद चार से, तो इसके कितने हो गए, एक दो तीन फैक्टर होंगे। जैसे हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 16 को ले लेते हैं, तो 16 के कितने फैक्टर होंगे, तो 16 को ध्यान दीजिएगा आप, 16 को ले लेते हैं तो 16 के हो जाएंगे कौन सा 16, दो से, दो चार, छः से नहीं, आठ से कटेगा, आठ से कटेगा, आठ से और किससे कटेगा, 16 से कटेगा, किससे कटेगा, 16 से। ठीक है, दो चार आठ 16, और एक किससे कटेगा, एक, एक से कटेगा। तो इसके जो है कितने सारे फैक्टर हो गए, एक दो तीन चार पाँच। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा सॉरी, कि जिनके तीन या तीन से अधिक फैक्टर हों उनको हम भाज्य संख्या बोलते हैं, और जिसको दो या जिनके केवल दो फैक्टर हों, मतलब खुद से कटे या एक से कटे, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिनके तीन या तीन से अधिक फैक्टर किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? फिर मैं आपको बताऊं आगे की कहानी। अब आप बोलोगे सर एक इसमें भी नहीं आया, भाज्य में भी नहीं आया, एक अभाज्य में भी नहीं आया। हाँ, एक ना भाज्य संख्या है, ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक क्या है, एक को आपको ध्यान रखना है, एक ये ऐसा सदस्य है कि एक जो भाई साहब है ना, वो ना तो भाज्य संख्या है और ना वो अभाज्य संख्या है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एक के केवल ना दो फैक्टर हो सकते हैं, ना तीन या तीन से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि एक के जो है, इसके डिमांड भी इसमें क्या बोला है, अभाज्य संख्या जिनके दो फैक्टर हों, तो दो फैक्टर जो है इसके नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस भाई साहब ने बोला कि हम जो है एक को अपने अंडर में नहीं रखेंगे। ठीक है, ये अभाज्य संख्या बोलता है कि एक को हम अपने अंडर में नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मेलिटी ये पूरा नहीं करता है, इसके दो फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। इसलिए अभाज्य संख्या ने इसको क्या किया, भगा दिया अपने एरिया से। तो ये गया अब भाज्य संख्या के पास। तो भाज्य संख्या क्या बोलता है, कि भाज्य संख्या बोलता है तीन या तीन से अधिक फैक्टर होने चाहिए तभी हमारे ग्रुप में आप शामिल होगे, नहीं तो नहीं हो सकते हो। तो एक के तीन फैक्टर्स भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि ये दोनों ने क्या कर दिया कि इसको एक को अलग कर दिया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्या आप लोगों के जहन में बात उतर गई, बताइए। तो मैं इसके आगे बताऊं, ये चीजें समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए अब जो है मैं बताता हूँ। अब इनके जो है एक अलग, एक एक को उन दोनों ने भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों ने मिल करके एक को अपने ग्रुप में नहीं रखा। अब एक को लग गया क्या, बुरा लग गया। क्या लग गया दोस्त, एक को बुरा। तो इसके बाद क्या आता है, सह अभाज्य संख्याएं आते हैं। क्या आते हैं, सह सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं क्या आते हैं दोस्त, सह अभाज्य संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद जो है सह अभाज्य संख्याएं आते हैं। तो अब ये सर क्या भला है सह अभाज्य संख्याएं, तो ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको पहले एक छोटी सी संख्या मतलब कि छोटा सा परिभाषा में इसको बता देता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ये सह अभाज्य संख्या क्या भला आ गया है आपके सामने, है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसी संख्याएं, ये अभाज्य संख्या क्या होती हैं,
इसको आप ध्यान से समझिएगा। ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो। क्या हो? ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक हो, या जिनमें सिर्फ एक कॉमन हो, या जिनमें सिर्फ एक कॉमन हो। इसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्त? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं सह अभाज्य संख्याओं से कि पहचानिए इसमें सह अभाज्य संख्या कौन सा है, तो उसको आपको समझना होगा। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आ जाता है दो, तीन। दो और तीन, ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या कॉमन है? दोनों में से एक कॉमन है। बिल्कुल है सर, दो के अलावा एक के अलावा कुछ कॉमन इन दोनों में नहीं निकल सकता। तो ये क्या है? आपके सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं चार और आठ। सर चार और आठ में क्या कॉमन है? इसमें दो कॉमन है। दो के बाद जो है चार भी दो कॉमन आ जाएगा, एक भी कॉमन आ जाएगा। मतलब एक से अधिक इसमें क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। इसमें तो चार भी कॉमन आ जाएगा ना, ये चार एकम चार, चार दुआ आठ। ठीक है, इसमें चार भी कॉमन आ जाएगा। तो इसमें जो है ये क्या होगा? सह अभाज्य संख्या आपका नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बातों को अच्छे से समझिएगा, तभी आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, चलिए। ठीक है, अगला जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आ गया 12 और 13, बताइए 12 और 13 क्या सहभाज्य संख्या है? आप बोलोगे सर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कोई भी कॉमन नहीं होता एक के अलावा, तो ये भी आपके सह अभाज्य संख्या है। इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है मैं आपको दे देता हूँ, जैसे 24 और 16। बोलोगे सर ये है सहभाज्य संख्या, तो ये नहीं है। क्यों सर नहीं है? क्योंकि इसमें छह भी सॉरी आठ भी कॉमन हो रहा है, चार भी कॉमन हो रहा है, जो एक भी कॉमन हो रहा है। तो ये जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं एक देता हूँ, आप बताइएगा मुझे। आप मुझे बताइएगा इसमें। जैसे 57 हो गया, 57 और 99। आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं ये सह अभाज्य है कि नहीं है। जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी से। तो ये दोस्त सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है तीन से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? तीन से। तीन से जो है ये 19 से डिवाइड हो रहा है, और ये 33 से डिवाइड हो रहा है, तीन से। ठीक है, तो ये जो है आपका सह अभाज्य को प्राइम नंबर नहीं है। आपका जो है एक और दे देता हूँ, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। 49 और 29 को ले लेते हैं। तो इसमें बताइए ये सह अभाज्य है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सर ये सह अभाज्य है, क्योंकि ये जो है इनमें दोनों में एक कॉमन के अलावा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? शाह अभाज्य है। अब मुझे उम्मीद है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि जिसमें सिर्फ केवल एक कॉमन हो।
आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसको लिखते हैं, ये वाले लेते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 29 दिया है तो 29 को कितने फैक्टर 29 गुणे 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इनमें सिर्फ क्या कॉमन है, एक कॉमन है, मतलब ये क्या है, सअभाज्य संख्या। जैसे हम इसको 24 को लेते हैं तो 24 को क्या लिख देंगे, फैक्टर 2 से कटेगा, फिर ये 24 का फैक्टर हो गया। और 16 का क्या हो जाएगा, 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16। अब इनमें मल्टीप्लाई एक भी कर लो आप, ये इनके इतने सारे फैक्टर्स हो गए 16 में। ये 16 का है, इसमें क्या मिल रहा है, ये वाला 2 मिल रहा है, ये वाला भी 2 मिल रहा है, ये वाला भी 2 मिल रहा है, और ये एक भी मिल रहा है। तो इसमें तो चार चार फैक्टर से मिल रहे हैं ना, तो ये तो आपका होगा नहीं, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को अब बातें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर हैं आपके। तो आप लोगों को अब मुझे उम्मीद है कि अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा सह अभाज्य संख्याएं। बताइए क्या ये चीजें आपको समझ में आई, तो फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ डिटेल में। बताइए, समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, मैंने आपको इतना डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब जो है हम लेते हैं आपका अगला टॉपिक। क्या ले लेते हैं दोस्त, अगला टॉपिक आपका आ जाएगा डेसिमल। ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, डेसिमल। डेसिमल को क्या बोलते हैं, दशमलव। अब हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो दशमलव के भी दो फैक्टर्स होते हैं, कितने, दो होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दशमलव जो है एक होता है शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये चीज तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है इसको भी बताऊंगा। सब इससे पहले हम देख लेते हैं अशांत दशमलव। ये जो है इसके दो पार्ट होते हैं, इसके भी कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं, इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक रिपीटिंग होता है, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनल डेसिमल। ठीक है, तो इसको आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कान और आंख दोनों खोल करके स्क्रीन पर आप पूरा फोकस करिए, पूरा चीज समझ में आएगा। शांत दशमलव वो होता है जिसका एंड नहीं होता, क्या, जिसमें एंड, सॉरी, एंड होता है। एंड मतलब जिसका अंत होता है, क्या होता है, अंत, जिसका अंत होता है, एंड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। और अशांत दशमलव वो होता है जिनका एंड नहीं होता, जो एंडलेस होते हैं, क्या होते हैं, एंडलेस, एंडलेस अनंत होता है, जो अनंत जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत। ये क्या होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं। समझिएगा, इसको मैं समझाऊंगा कि
समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। जैसे कि शांत दशमलव क्या होता है, 1/2 लिखे, 1/2 तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। बस इससे आगे तो बढ़ेगा ही नहीं मामला। तो ये क्या हुआ है आपका शांत दशमलव हुआ। जैसे 1/4 ले लिए, कितना आ जाएगा 1/4 का, 1/4 का आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, ये भी हो गया। 0.25 हो जाएगा, ये भी आपका एंड हो गया। ये भी आपका शांत दशमलव है। जैसे 3/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, 0.75 हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। इनके एंड हैं, समझ में आई बात, इनके क्या है, एंड हैं, इसलिए ये जो है क्या है, शांत दशमलव है। जैसे कि अशांत दशमलव मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज ध्यान ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, समझ में आपको तभी आएगा। जैसे कोई अंक आ गया 0.1 2 1 2 1 2 ये जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1 2 1 2 1 2 1 2 करके कि ये कहाँ तक जा रहा है, एंड तक जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। जैसे 0.3333333, ये क्या आ जाएगा आपका, ये रिपीटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, रिपीटिंग आ जाएगा। ठीक है। अब सर नॉन रिपीटिंग क्या होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉन रिपीटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नॉन रिपीटिंग वो होगा, जैसे कि हम ले लेते हैं 2.431616284132, ये ऐसे करके एंड तक जाए, सॉरी अनंत तक जाए, इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट नहीं हो रहे हैं कोई अंक, लेकिन ये फिर भी अनंत तक जा रहे हैं। इसमें अंक वही अंक रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। तो इसको नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव बोलेंगे। ये इनके एंड नहीं होते, एंडलेस होते। जैसे 3.141752 3 1 ऐसे करके 9 ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है एंड तक अनंत तक जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रिपीटिंग एंडलेस, मतलब कि अशांत दशमलव जिसके कोई अंत नहीं है, एंडलेस है, अनंत तक जा रहे हैं, और अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं तो नॉन रिपीटिंग, और अंक रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटिंग होते हैं। ठीक है। क्या आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ। बताइए। ये दशमलव आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है। चलिए, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा और चीजें जिसको आप अच्छे से समझिएगा। जैसे हम आता है हमारा परिमेय संख्याएं। क्या आते हैं दोस्त, परिमेय संख्याएं। और एक होता है आपका अपरिमेय संख्याएं। क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, और एक होते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब इसको समझिएगा। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, इसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि आपको ध्यान दीजिएगा, 12/13, 12/13, 3/4, ये क्या है, सब परिमेय संख्या है। जैसे हो गया आपका 22/7, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है। तो ये 22/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होते हैं, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके,
अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपका √2 हो गया, √3 हो गया, जैसे आपका क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। क्या, पाई। सर आपने पाई का मान तो क्या होता है, पाई का मान 22/7 नहीं। पाई का मान एक्चुअली में आपको पता है, पाई का मान एक्चुअली में होता है 3.147 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके ये अनंत तक जाता है। हमने जो है अप्रोक्सीमेटली में इसको 22/7 बोलते हैं। यदि आप लोगों ने पाई का मान 22/7 लिखा तो 22/7 जो है हम अप्रोक्सीमेटली में लिखते हैं। 22/7 जो होता है ना दोस्त, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और जो पाई होता है ना, ये अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या बात समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने इसको √2 का मान क्या होता है, क्या होता है, 1.414, ऐसे करके ये कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक जाता है। ठीक है, √2 का मान होता है, ये किसका मान होता है, √2 का मान। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये अनंत तक जा रहा है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या, जैसे आप बोलोगे सर √4, √4 ये क्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। देखिएगा कैसे √4 को हम परिमेय संख्या में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको जो है आप लिख सकते हो, रूट से बाहर आएगा 2 तो 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं बनेगा, बिल्कुल सर बनेगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका जो है √2 क्या हो जाएगा दोस्त, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। √4 हो जाएगा, √2 आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये जो है अपरिमेय संख्याएं जो है नॉन रिपीटिंग के अंदर आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मुझे लगता है आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको ले जाता हूँ पिछली जहाँ से हमने पढ़े हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। हमने जो है किसको, क्लासिफिकेशन और यूनिट डिजिट को पढ़ने का वादा किया। क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहले वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, मिक्स्ड नंबर, जिसमें जो अनंत, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक वास्तविक संख्याएं होते हैं, जिनके जो हमारे सिलेबस में है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं, मिश्रित संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं मैंने आपको बताया कि ये पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। दशमलव मैंने आपको आगे बताया। ऋणात्मक का क्या होता है, -1, -2, -3 अनंत तक, और +1, +2, +3 अनंत तक। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक मैंने आपको बताया। पूर्णांक मैंने बताया प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। मैंने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी आपको बताया कि इसमें जो है जिनके 2 फैक्टर होते हैं केवल, वो अभाज्य संख्या होते हैं, और जो जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स बनते हैं, वो अभाज्य मतलब भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताया कि जिनमें सिर्फ HCF एक हो, और या फिर एक कॉमन हो केवल, वो आपके सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने आपको दशमलव बताया, जिनके अंत हो अशांत दशमलव, जिनके अंत नहीं है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। तो आप लोगों को ये चीजें सारे समझ में आए होंगे। मैंने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपको समझाया कि p/q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताइए, समझ में इतना आ गया? जी सर, इतना समझ में आ गया है आप लोगों को। तो आगे अब हम देखते हैं क्या, यूनिट डिजिट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देख लेते हैं, इसको बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं दोस्त, इकाई अंक। इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक।
यूनिट डिजिट को क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। सर ये इकाई अंक क्या होता है बताइएगा। तो अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। इकाई अंक एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं इसको पहले समझेंगे, जानेंगे अच्छे से डिटेल में। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है आप लोगों को अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर सिस्टम हमारा थोड़ा लंबा चलेगा, चैप्टर्स इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग को बोर नहीं होना है, थोड़ा ध्यान लगाना, मेहनत करना है, तभी आपसे अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ऐसा ऐसा इसमें ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों ने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बस आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य बना के क्लास में हमारे साथ बराबर बना रहा करें तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, जैसे हम कोई अंक लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। 232 इंटू, ठीक है, 59134692, ऐसे इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। क्या निकालना है दोस्त? यूनिट डिजिट निकालना है। सर यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा बताइएगा। यूनिट डिजिट देखिए कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, उसके अंदर अंत में कुछ नंबर आएगा जिसको हम बताना है जो इकाई के अंक में आएगा। चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। समझिएगा ध्यान से, फुल स्क्रीन करके समझिएगा, दोबारा समझने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिर आप बस प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ आपसे आ जाएगा। जैसे हमने गुणा किया 8 में 2 का, किसका गुणा किया? 8 में 2 का। तो 8 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा इकाई का अंक? 8 दूगा 16, इकाई का अंक 6 आया। 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई इसमें 6 × 3 = 18 का 8 आया। फिर इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 8 का कर देंगे हम 2 में, तो 8 दूगा 16 का इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। मतलब आपका जो है यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। ये आपका आंसर हो गया। बताएं कितना इजी है। 8 दूगा 16 का 6, 3 × 18 का 8, 2 × 16 का 6, ये आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 6। इनको आप कितना भी मल्टीप्लाई करें, क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम एक छोटा सा नंबर लेके आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा ऐसा मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप धैर्य बना के हमारे साथ रहा करें। जैसे देखिएगा हम ले लेते हैं 2 3 × 2 3। इसमें देखिएगा हम गुणा करते हैं इसका 9 6, 9 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो है इसका मल्टीप्लाई किए तो ये 9 आया, 5 आया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना है? 9 आया। ये 3 का 3 में मल्टीप्लाई होके ही तो आया है, ये 9 आया है कि नहीं आया है? इसमें यदि हम कर देते हैं एक और 2 3 का करेंगे तो ये जो 7 होगा ना यहाँ पे, वही आएगा आपका यूनिट डिजिट में। तो आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त? बिल्कुल बोलोगे सर समझ में आ गया है, क्योंकि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, और एक को आपको और ध्यान रखना है। चलिए उसको मैं बताऊंगा, पहले तो आप एक तो नंबर लिखिए, इसको आप सॉल्व करिए। सब लोग यूनिट डिजिट बताएंगे, मैं एक लिख के दे रहा हूँ। बताइएगा इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट निकालिएगा, जल्दी से सब लोग निकालिएगा कितना आता है। ध्यान दीजिए इसको जो है, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसा कि ये है वैसे ही करना है। 7 का 2 में
तो 4 आएगा। और कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 4, फिर 4 आया ना, 5 चौक 20, जीरो। जीरो में किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो है यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीरो। कितना आ जाएगा इसका, जीरो। आपका इसका आंसर क्या होगा, जीरो। सर कैसे जीरो, सामने कुछ भी आए इसका मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी आएगा, यूनिट डिजिट इसका जीरो आएगा, ये कंफर्म हो गया हमें। सर कैसे, तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूं कि पांच में पांच में किसी भी सम संख्या का आप गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक जीरो होगा। कौन सा इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक जो है जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। सम पांच में किसी भी सम संख्या का आप गुणा करेंगे, जो इवन नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने कुछ भी आए इकाई अंक जीरो होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और जीरो के साथ चाहे आप किसी सम संख्या का गुणा करें या फिर किसी विषम संख्या का गुणा करें, सम संख्या का गुणा करें या विषम संख्या का गुणा करें, उसका हल क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा दोस्त, उसका हल जीरो होगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आया, सम का करें या विषम संख्या का, दोनों का में से किसी का भी गुणा करें जीरो में तो वो जीरो ही हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। हमने इसका कैसे निकाला दोस्त, जैसे यहाँ पे हमने देखा 5 आया है, यहाँ पे देखा 4, 5 चौक 20 होता है, लास्ट में जीरो आ रहा है। ऐसे यदि आप ढूंढो 5 आ गया है, कोई सम संख्या आ गया है, तो वो जीरो हो ही जाना है। क्या हो जाना है, जीरो हो ही जाना है। तो आपको ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट फिर क्या आ जाएगा आपका, जीरो। अब मुझे उम्मीद है आपके दिलो दिमाग तक उतर गया होगा। अब जैसे इकाई के अंक में मैं आपको बताता हूँ एक चीज और। अभी तो ये हमने क्या सिखाया आपको, मल्टीप्लाई वाला तरीका। अब जैसे कि आपका कोई सा सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में कि कोई अंक दे दे आपको 1 2 3, जिसके घात में दे दे 1499, इतना, जिसके घात कितना है, इतना है। अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसका क्या है, घात है। चलो थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं जिससे आपके पसीने छूट जाएं देख के। 1487599, ये। अब आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसका इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम दो का घात करते हैं 3, मतलब कि इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2। हमने इसको सॉल्व कर दिया 8, इसको तो जानते हैं। अब 123 के घात में इतना दे दिया, कैसे करोगे बताइए। इसका बोला जाए आपको कि यूनिट डिजिट निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ट्रिक, इसको आपको ध्यान रखिए, ध्यान रखना है। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान। सबसे पहले आपको क्या करना है, घात में, घात में क्या करना है, 4 का भाग देना है। क्या देना है, 4 का भाग देना है। इसमें से जो शेष फल आए, इसमें कुछ जो रिमाइंडर आएगा उसको लेना है, शेषफल जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, उसको लेना है। और क्या करना है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आपको घात में 4 का भाग करना है। दूसरा पॉइंट जो आ जाएगा, जो यूनिट है, यूनिट जैसे कि ये 3 दिया हुआ है ना, इसमें यूनिट के जो है, ये जो यूनिट दिया है ना, यूनिट इकाई, जो इकाई दिया है, इकाई के अंक में क्या करना है, उस शेष का घात लगा देना है। क्या करना है, शेष का घात लगा देना है। आंसर आपके सामने होगा, आंसर क्या होगा, आपके सामने हो। सर कैसे, आपने तो बताया पर समझ में नहीं आया, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज कैसे, देखिएगा। जैसे ये 3 है, तो हम क्या करते हैं, 4 का भाग देने का तरीका हमारा क्या है कि हम लास्ट के क्या करते हैं, 2 अंक में भाग देते हैं। क्या करते हैं, 2 अंक में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं लास्ट के। ठीक है, लास्ट के 2 अंक में भाग देते हैं किसका, 4 का। तो हमारा तरीका यही है कि जो 99 दिया है, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूआ 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा।
यहाँ पे 9 हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब कि शेष फल कौन सा आया, ये आया हमारा शेष। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला काम किए, घात में 4 का भाग दिए, बिल्कुल दिए सर, 3 शेष आया। तो यूनिट, यूनिट कौन सा, ये यूनिट है आपका, यूनिट है आपका कितना, बताइए, 3 है, 3 है सर। शेष कितना आया, 3, इसके घात 3 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 27। यूनिट डिजिट कितना आया, 7, 7 आपका क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, यूनिट डिजिट, यही आपका आंसर होगा। इसका सामने कुछ भी आए, 7 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ये तो बहुत टफ है, समझ में नहीं आया। आपको जो है टफ नहीं है मेरे दोस्त, आपको इसको समझना है। कोई भी अंक हो, कितना बड़ा भी घात हो, कोई भी अंक में 4 का भाग देने का रूल मैं आपको बता देता हूँ। 4 में जैसे आप किसी चीज का भाग देते हैं, कोई भी अंक है, मान लीजिए कोई भी अंक है, इसमें आप यदि 4 का भाग देते हैं तो आपको इसमें भाग देने का सिस्टम क्या होता है, चाहे जो भी अंक आपका हो, उसमें क्या करेंगे, लास्ट के जो 2 अंक होंगे ना, जो 2 अंक आपको दिए होंगे, उसमें आप मात्र 4 का भाग लगाइए, जो शेष आएगा उसको घात में चढ़ाइए, ठीक है, घात में चढ़ाइए, और उसका जो यूनिट डिजिट आएगा उसको आप क्या करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट वाला सिस्टम आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मैं आपको एक और सवाल दे करके समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको बताइएगा आप। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई सा अंक 2844, इसके पावर में ले लेते हैं 689248, बताइए। बताइएगा। इसका ऐसे कुछ ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, अभी हल्का हल्का देता हूँ आपको, टफ ज़्यादा नहीं देता। इसको 6899, चलिए इतना ही ले लीजिए। इसको आप सॉल्व करके आप मुझे बताएं सब लोग, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको सबसे पहले हम जो 89 है, 89 लास्ट के 2 डिजिट डिजिट लेते हैं, इसमें हम 4 का भाग करते हैं, क्या करते हैं, 4 का भाग, 4 दूआ 8, 8 ये कट गया, 4 दूआ 8, ये 9 नीचे आएगा ना, 4 दूआ 8 हो जाएगा, कितना बचेगा, एक, रिमाइंडर कितना है, एक, 4 के पावर में कितना आएगा, 1, ये इसकी यूनिट के पावर में 1 कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट निकालने का तरीका है। तो बताइए दोस्त, आज का आपको क्लास कैसा लगा। अगला जो है, मैं आपको इसको जो है कुछ और बेसिक में डिटेल में समझाऊंगा, इसका जो है अच्छे और कुछ तरीके मैं बताऊंगा, कुछ और इसके प्रैक्टिस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। सब लोग जो है अभी जाके तुरंत टेलीग्राम में जुड़िए, इसका पीडीएफ डलवा दूंगा मैं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, कुछ अपडेट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और क्लास को शेयर करते जाइएगा। लाइक एंड शेयर सबको करना जरूरी है, और जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, आज के सेशन को यहीं हमारा खत्म होता है। इसके बाद जो है अगली क्लास में हम कल आपसे मिलेंगे। तो आपको सेशन कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।